नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 226 स्पेशली फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि नहुस नाटक लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया है नहुस नाटक, ये आपको बताना है। तो नहुस नाटक लिखा है गोपाल चंद्र ने। किसने? गोपाल चंद्र ने नहुस नाटक को लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो कौन सी कृति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था जो प्रेमचंद ने लिखी है? तो प्रेमचंद की सोझे बता ये कृति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय क्या है? तो क्या है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है 11 वर्ष का समय? तो ये है, ये कहानी। क्या है? ये कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। तो क्या है राग दरबारी के रचनाकार का नाम? तो इनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। क्या है? श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। क्या? लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है, चुनिए। तो बताइए कि इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? तो इसमें लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कौन? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या लकटी अरु कमरिया पर राज तिहुई पुर को ताजी डारों में प्रयुक्त छंद है। तो बताने कि आपको क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें छंद है सवैया। कौन सा? इसमें सवैया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरस मंडोला। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है पीपर पात सरस मंडोला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें जो अंधकूप है, अंधकूप शब्द ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द बताना है कि आपको छाती के बल चलने वाला के लिए। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उरग। क्या? उरग हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, इस वाक्य में कामायनी क्या है? तो क्या है कामायनी, ये आपको बताना है। तो कामायनी है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या?
कामायनी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इनमें जो भाववाचक है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो संबंध कारक है। तो इनमें से संबंध कारक वाक्य है मेरी पुस्तक खो गई। क्या मेरी पुस्तक खो गई, ये संबंध कारक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में कौन सा पद क्रिया है। तो कौन सा पद क्रिया है इस वाक्य में, ये आपको बताना है कि घोड़ा दौड़ रहा था। तो इस वाक्य में क्रिया है दौड़। या घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में क्रिया है दौड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं अव्यय के मुख्यतः, ये आपको बताना है। तो अव्यय के मुख्यतः होते हैं 4 भेद। कितने, 4 भेद होते हैं अव्यय के मुख्यतः। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो किस स्वर को कहा जाता है, मूल स्वर। तो जो हैरस स्वर है इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है। तो कहाँ से होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण। तो इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से। किससे, ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा है दक्ष का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो दक्ष का पर्यायवाची शब्द है कुशल। कैसा, कुशल, ये दक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निरक्षर का विलोम होगा। तो क्या हो जाएगा निरक्षर शब्द का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। क्या, साक्षर, ये निरक्षर का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजा का बहुवचन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा प्रजा शब्द का बहुवचन। तो प्रजा शब्द का बहुवचन हो जाएगा प्रजाजन। क्या, प्रजाजन, ये प्रजा का बहुवचन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहत का विलोम शब्द होगा। तो आहत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आहत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहत। क्या, अनाहत हो जाएगा आहत का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो बताइए कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई, यानी जिजीविषया कैसे लिखा जाता है। तो जिजीविषया लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। किसकी, ऑप्शन नंबर बी में जो वर्तनी लिखी है ये शुद्ध लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत की सही संधि विच्छेद हो गई। तो अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अनंत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अन प्लस अंत। क्या, अन प्लस अंत, ये अनंत का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो क्या है लिंग की दृष्टि से दही, स्त्रीलिंग के पुल्लिंग की नपुंसक लिंग की उभय लिंग। तो जो दही है यह है एक पुल्लिंग शब्द। क्या, दही पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो बताइए कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा है प्रत्यय, तो प्रत्यय जो शब्द है ये अनुवाद में नहीं लगा। किस में, अनुवाद में प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द इसमें उपसर्ग है उत। क्या, उच्चारण में उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो पर्यायवाची है वो बसंत का पर्यायवाची नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो कांतार है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुल कूल जोड़े शब्द का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कुल कूल। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आगे वाले स्कूल का अर्थ होता है वंश और स्कूल का अर्थ होता है किनारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो कौन से शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं होता। किसमें? तद्भव में नहीं होता है विसर्ग का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आंसू शब्द है, तो बताइए आंसू कौन सा शब्द है? तो आंसू एक तद्भव शब्द है। कौन सा? आंसू एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो कौन सा है शांत रस का स्थायी भाव? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कौन सा? निर्वेद ये शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो कौन सा है? पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध है। तो मेरे प्राण निकल गए ये शुद्ध लिखा है, बाकी के चारों शब्द हैं ये अशुद्ध लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।